हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज वारिश, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वारिश एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि हम हिंदी ग्रामर की क्लासेस को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, दोस्तों इसी क्रम में आज हमने चैप्टर 3 लाया है, क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्रिया की परिभाषा क्या होती है, और जब इसके उदाहरण जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सी क्रिया है और कौन सा कर्म है। दोस्तों, तो आज हम इसी को बिल्कुल क्लियर कर देंगे, एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा देंगे कि कौन कितने प्रकार के क्रिया होते हैं और क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है वाक्यों में, और क्रिया के भेद कितने होते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर 3 है। यहाँ से प्रश्न दोस्तों सभी जितने भी हिंदी व्याकरण वाले परीक्षा होते हैं, जहाँ पे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सी टेट, सुपर टेट, लेखपाल और यूपीपी, एसएससी, जीडी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो हम इसको शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे क्रिया की परिभाषा क्या है। दोस्तों, ठीक है, तो ऐसे शब्द जो हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो जब भी वाक्य हमें मिलेगा तो उस वाक्य में हम देखेंगे कि वो शब्द जो हमें किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं तो ऐसे शब्द को हम क्रिया कहते हैं। दोस्तों, जैसे हमने आपको एक शब्द लिया कि वह क्या करता है, वह पढ़ता है। तो दोस्तों वह पढ़ता है एक शब्द हमने ले लिया। अब वह क्या कर रहा है, दोस्तों हमने पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे भाई वह पढ़ रहा है। तो वह पढ़ रहा है तो कौन सा कार्य कर रहा है, फिर हमने पूछा कि वो कौन सा कार्य कर रहा है, फिर आप कहेंगे सर वो पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है था, तो वह कार्य कौन सा कर रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो जो ये जो शब्द है पढ़ना, यही क्या है, क्रिया है। दोस्तों, तो इस प्रकार से वाक्य में जो शब्द आपको पढ़ना मिल गया, यही वाक्य क्या है, क्रिया है। यही शब्द इस वाक्य में क्रिया का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिया के अंतर्गत रखे जाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। दोस्तों ऐसे आपको मिलेगा पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना, ऐसे सभी शब्द जो है क्या है, वो क्रिया कहलाते हैं। दोस्तों, तो आपने परिभाषा देख लिया। ऐसे शब्द जो हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं, जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कहलाते हैं। दोस्तों, ठीक है, आगे हम देखेंगे क्रिया के भेद कितने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दोस्तों हम क्रिया के कुछ उदाहरण देख लेंगे। जो अभी आपने देखा है कि क्रिया की परिभाषा जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। तो यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे इसके, जैसे कि राकेश गाना गाता है। तो राकेश गाना गाता है, हमने कह दिया कि राकेश जो है गाना है। क्या राकेश गाना है, ये कोई वाक्य पूरा नहीं बना, ये अपूर्णकालिक वाक्य होगा। तो पूर्ण वाक्य कब बनेगा, जब पूरा हम लिखेंगे कि राकेश गाना गाता है। तो अर्थात जो गाना हुआ, ये गाने की जो क्रिया हुई, यही क्या हुई, इस वाक्य की क्रिया बन गई। दोस्तों, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन पुस्तक है, क्या ये कोई वाक्य है, नहीं। अगर हमने इसमें क्रिया जोड़ दिया पढ़ना, तो अब हो गया मोहन पुस्तक पढ़ता है, अर्थात मोहन पढ़ने का कार्य कर रहा है। दोस्तों, तो यहाँ पढ़ना, गाना, यहाँ पर मनोरमा नाचती है। तो नाचना, चलना, दौड़ना, ये इन वाक्यों में क्या है, क्रिया के कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। ठीक है, अगर अब आपको ऐसे वाक्य मिल जाते हैं कि ऐसे वाक्य आपको मिल गया कि मानव धीरे धीरे चलता है। अब इस धीरे धीरे चलता है मैं पूछ लिया कि कौन सा क्रिया है, तो आप कहेंगे चलना, ये क्या है, क्रिया का कार्य है। दौड़ना, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया है। दोस्तों, इस प्रकार आपने क्रिया देखा। आइए हम इसके भेद देखते हैं। दोस्तों हम देखेंगे क्रिया के भेद कितने हैं। अब यहाँ पर क्रिया के भेद देखते हैं, तो यहाँ पे क्रिया के जो भेद है वो कर्म, जाति तथा रचना के आधार पे, कर्म, जाति और रचना के आधार पे क्रिया के दो भेद बताए गए हैं। उन दोनों भेदों को हम आगे देखेंगे। दोस्तों, ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कर्म, जाति, रचना के आधार पे मुख्यतः दो प्रकार के भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया, अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें कार्य का जो कार्य होता है इसका पूरा परिणाम
किस पर पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है दोस्तों, ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ कर्म प्रधान न होकर के, बल्कि जानते हैं अ माने नहीं है, कर्म माने कर्म, अर्थात कर्म होकर भी नहीं रहता है या कर्म नहीं रहता है, जबकि कार्य का पूरा पूरा प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, तो ऐसे वाक्य को अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा होता है सकर्मक क्रिया दोस्तों। सकर्मक क्रिया क्या होता है कि वह वाक्य जिसमें कार्य का परिणाम कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे जो कार्य का परिणाम है वो आपका कर्म पर पड़ता है, तो जब कार्य का परिणाम कर्म पर पड़ता है तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है दोस्तों। आगे हम इसकी परिभाषाओं को देखेंगे। अकर्मक क्रिया क्या होता है, इसकी परिभाषा को हम देखते हैं दोस्तों। तो अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, जैसे श्याम पढ़ता है। अब श्याम पढ़ता है, श्याम क्या करता है? पढ़ता है, बस देखिए इसमें कोई कर्म नहीं है। श्याम क्या है? करता है, पढ़ना क्रिया है, तो श्याम पढ़ता है क्या है? सहायक क्रिया है, तो श्याम पढ़ता है, अर्थात जो पढ़ने का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है? श्याम पर पड़ रहा है दोस्तों। पढ़ता है, कौन पढ़ता है? श्याम पढ़ता है, तो इसलिए ये क्या होगा? अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। ऐसे वो श्याम पढ़ता है, वो खाता है, वह दौड़ता है, वह चलता है, वह हंसता है, ऐसे जितने वाक्य आपको मिलेंगे दोस्तों वो अकर्मक क्रिया के उदाहरण मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया किस। यहाँ पर दोस्तों अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है, पूजा हंसती है, मेघनाथ चिल्लाता है, रावण लजाता है। तो ऐसी सारी जो जो चीजें हैं, इन सभी उदाहरण को हम अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि इसमें कर्म का अभाव है, कर्म नहीं दिया हुआ है। जो क्रिया है इसका पूरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्मकर्ता पर पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया के उदाहरण। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें कर्म का होना जरूरी होता है, अर्थात वो क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़ करके सीधे किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। ये सकर्मक क्रिया होती है, यह कर्म के साथ आती है दोस्तों। सकर्मक क्रिया जब भी आएगी तो ये हमेशा कर्म के साथ आएगी, क्योंकि इसमें क्रिया का जो परिणाम होता है वो किस पर पड़ता है? कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, इसके उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ हम सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखते हैं। क्या इसके उदाहरण होते हैं सकर्मक क्रिया के? जैसे रमेश फल खाता है, तो रमेश खाता है, क्या खाता है? तो फल खाता है ना, तो ये जो खाने का जो परिणाम है वो किस पर आया? फल के ऊपर आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। सुदर्शन गाड़ी चलाता है, तो चलाने का जो परिणाम होगा वो गाड़ी पर होगा, इसलिए ये क्या होगा? सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। मैं बाइक चलाता हूँ, रमा सब्जी बनाती है, सुरेश सामान लाता है। तो यहाँ लाना का संबंध सामान पे, बनाने का संबंध सब्जी पे, चलाने का जो है ये बाइक पर, ये परिणाम पड़ रहा है दोस्तों। इसलिए क्रिया किसके साथ आ रही है? यहाँ पर जो क्रिया आती है दोस्तों वो क्रिया किसके साथ आती है? वो दोस्तों यहाँ पर जो क्रिया आपका पड़ेगा वो क्रिया हमेशा कर्म के साथ आएगा दोस्तों। किसके साथ आएगा? कर्म के साथ जब भी आता है तो ऐसी क्रिया को हम सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको सकर्मक क्रिया के कुछ भेद आपको मिल जाएंगे। जो सकर्मक क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा हम पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया में क्या होता है? तो जिस क्रिया में एक ही कर्म हो तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि तुषार गाड़ी चलाता है। अब तुषार गाड़ी चलाता है, इसमें कितनी क्रिया है? एक क्रिया है। तो जब एक क्रिया होगा तो सब एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, और जब दो क्रिया जाएंगे तो द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो द्विकर्मक क्रिया का हम देख लेते हैं। यहाँ से आपको द्विकर्मक क्रिया दोस्तों मिल जाएगा कि द्विकर्मक क्रिया कि जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला कर्म सजीव होता है, दूसरा कर्म निर्जीव होता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ से इसका उदाहरण हम देख लेते हैं कि श्याम ने राधा को रुपए दिए। तो यहाँ श्याम और राधा को क्या दिया? रुपया दिया ना। तो यहाँ पर श्याम तो ये कर्ता हो गया पहला, लेकिन ये जो को आ गया ना, को के पहले जो राधा आ गया, ये एक पहला कर्म हो गया।
और रुपया जो हो गया ये दूसरा कर्म हो गया। तो पहला कर्म राधा, दूसरा कर्म रुपया, तो श्याम ने राधा को रुपए दिए, तो ये द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। संरचना के आधार पे भी क्रिया के कुछ भेद होते हैं, उसे हम देखेंगे। तो संरचना के आधार पे 4 प्रकार के भेद पाए जाते हैं क्रिया में। वो कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है दोस्तों वो प्रणर्थक क्रिया होता है। पहला जो होता है संरचना के आधार पे प्रणर्थक क्रिया, वह क्रिया जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करा रहा है, ऐसे क्रिया को प्रार्थक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि बुलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, ऐसी सभी क्रियाओं को प्रार्थक क्रिया के अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरा होता है नाम धातु क्रिया दोस्तों। नाम धातु क्रिया क्या होती है? तो ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं दोस्तों? अपनाना, गरमाना आदि जो क्रियाएं होती हैं, इसे नाम धातु क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? तो जब 2 क्रियाओं से मिलकर के जो कोई क्रिया बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे खा लिया, तो खाना और लिया दोनों अलग अलग क्रिया, जब दोनों को मिला दिए तो हो गया खा लिया, जब इन दोनों को मिला दिए तो खा लिया हो गया, और ये क्रिया आपकी संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो गया दोस्तों। ठीक है, जैसे चाय पी लिया, चल दिया, पी लिया, ऐसी क्रियाओं को आप संयुक्त क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। चलिए आगे आता है कृदंत क्रिया, किसे कहते हैं? चौथा भेद है। तो जब किसी क्रिया का प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बना लिया जाए तो क्रिया कृदंत क्रिया के रूप कहलाती है। जैसे दौड़ना, भागता, ये सारी क्रियाएं कृदंत क्रिया की उदाहरण होंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद आपने देख लिया। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।